मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। जिनका भी सिलेक्शन सीजीएल 2022 या सीएचएसएल 2021 से पोस्टल असिस्टेंट में हुआ है, ये वीडियो उनके लिए है। और ख़ास करके अभी जो पीडीएफ वायरल हो रहा है तो उसके बारे में बताएंगे, और कुछ जो कमेंट आया है वीडियो पे उसके बारे में भी, उससे रिलेटेड भी बातें करेंगे। और वो एक्चुअल में आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये जानकारी रहेगा तो आप अगर ज्वाइन करते हो तो ज्वाइनिंग के बाद आपको बहुत कुछ मालूम रहेगा। और आप अगर नए रहोगे तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखो। और जो भी नए हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और कुछ ज़्यादा इशू होता है जो आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड, तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8210874148। और व्हाट्सअप करना, कोशिश करेंगे आपके व्हाट्सअप का रिप्लाई देने का, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये कमेंट रहा है कि अभी जो एक पीडीएफ वायरल हो रहा है जिसमें सीजीएल 2022 सर्कल एलोकेशन से रिलेटेड है, तो वो पोस्टल असिस्टेंट के लिए नहीं है। जैसा कि आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वो इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, इंस्पेक्टर पोस्ट से सर्कल एलोकेशन के बारे में, इंस्पेक्टर पोस्ट के सर्कल एलोकेशन के बारे में बोला जा रहा है कि जो उनको भी 2022 से जिनका भी इंस्पेक्टर पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनको प्रीफ्रेंस भरना है, तो उससे रिलेटेड था। और दूसरा इशू क्या है, अभी जो ग्रुप में चल रहा है कि मान लो आपका सिलेक्शन होता है, आप जो चॉइस भरते हो पीएपीओ या सीओआर, वो कैसे मिलेगा? ऑल इंडिया रैंक पे मिलेगा या कैटेगरी रैंक पे मिलेगा, या फिर और भी कुछ है जो लोगों को बार बार ये देख रहे ग्रुप में चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है। तो मेरा देखो यही कहना है कि जो भी आपको मिलेगा वो आपके रैंक वाइज मिलेगा। ये ऑल इंडिया रैंक हो या कैटेगरी रैंक हो, आपको जो भी मिलने वाला है, जैसे आप यूआर से सिलेक्शन हुआ है आपका, तो आपको यूआर में जो रैंक होगा वही मिलेगा। और हाँ, आपकी वैकेंसी उतनी होनी चाहिए जो भी आपका रैंक है। ऑल इंडिया रैंक आपके कैटेगरी में जो है वो उसके ही रैंक वाइज से आपको मिलेगा। फिर ऑल इंडिया रैंक के बाद आप स्टेट रैंक में आ जाओगे। स्टेट रैंक जैसे आपको डिवीज़न मान लो मिलता है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में यूआर कैटेगरी में जो रैंक वाइज होगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। और जो वैकेंसी होगी, मान लो आप किसी डिवीज़न को चूज़ करते हो और उसमें यूआर का 15 वैकेंसी है और आपका 16वां नंबर पे है, तो आपको वो नहीं मिलने वाला। मतलब अगर कोई चूज़ आपके आगे वाले नहीं करते तभी मिलेगा। इसलिए ये सब जो भी आपका ऑल इंडिया रैंक है, पहले तो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको आपका स्टेट मिलेगा। स्टेट प्रीफ्रेंस जैसे ही मिला उसके बाद आपको आपका जो कैटेगरी, मतलब ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से ही आपको आपका स्टेट मिलेगा और आपका डिवीज़न मिलेगा। मान लो कि आपका यूआर कैटेगरी में रैंक आपके डिवीज़न में 15 है और उस डिवीज़न में 10 ही सीट है, तो फिर आपको वो डिवीज़न नहीं मिलने वाला अगर आपके आगे वाले सारे लोग वो डिवीज़न को चूज़ करते हैं। तो मेरा यही लास्टली फाइनली कंक्लूजन यही है कि जो भी आपको मिलेगा आपके कैटेगरी वाइज रैंक पे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑल इंडिया रैंक जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसे ऑल इंडिया रैंक से आपको स्टेट, ऑल इंडिया रैंक प्लस कैटेगरी रैंक से आपको स्टेट मिलेगा। फिर आपका स्टेट सिलेक्शन होने के बाद, स्टेट प्रीफ्रेंस मिलने के बाद आपको फिर डिवीज़न मिलेगा। डिवीज़न मिलने के बाद फिर आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा। सब जगह आपका कैटेगरी रैंक और कैटेगरी वैकेंसी, अगर उस जगह वैकेंसी है जहां आपने चूज़ किया है तो ही आपको वो जगह मिलेगा, नहीं तो वो जगह दूसरे को मिल जाएगा। और कोई आपसे ओबीसी वाला पीछे है और ओबीसी का सीट वहां है तो ओबीसी को ही मिलने वाला है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनका ओबीसी से सिलेक्शन हुआ है, उनका क्या कहना है कि उनका पूछना है कि उनको स्टेट मतलब अपना स्टेट 2022 सीजीएल 2022 से मिलेगा कि नहीं। जैसे 290 या 91 नंबर ओबीसी का गया है या जो भी गया है और उसका रैंक, उसका नंबर 300 है, तो भाई ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो कुछ आपको तो सिर्फ ये लग रहा है कि आप ओबीसी कैटेगरी से है, आपका नंबर इतना है और जनरल का नंबर इतना है, तो आपको आपका स्टेट मिलेगा कि नहीं। जबकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नंबर अच्छा है लेकिन वो एज रिलैक्सेशन के लिए उनको ओबीसी से ही सिलेक्शन हुआ है। मान लो उसका नंबर 310 है और ओबीसी से ही वो पोस्टल असिस्टेंट मिले हैं, तो ये सब भी वेरी करेगा कि आपको क्या मिलने वाला है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नंबर काफ़ी अच्छा है लेकिन वो एज रिलैक्सेशन के कारण ओबीसी से ही सिलेक्शन हुआ है और वो पोस्टल असिस्टेंट ही लिए हैं।
चूज़ किए। तो ये सब भी मैटर करेगा आपके ज्वाइनिंग, मतलब आपके पोस्ट प्रेफरेंस में या सर्कल प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस में मतलब डिवीज़न प्रेफरेंस में और स्टेट प्रेफरेंस में। इसलिए अभी कंफर्म आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या मिलने वाला है। और आप अभी देख रहे हो कि सीजीएल 2022 का सीट जो है वो चेंज होते जा रहा है हर स्टेट में, और साउथ में, महाराष्ट्र में, ये सब जगह बढ़ते जा रहा है। तो वो सब भी फ़र्क पड़ेगा आपको। बहुत लोगों का पूछना है कि अगर आप पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन करते हैं तो कितने दिनों के बाद क्वार्टर मिलेगा। तो भाई देखो, क्वार्टर हमको 2 से 3 साल तो लग ही जाएगा क्वार्टर मिलने में, क्योंकि पहले से ही नंबर लगा है, और एक बार जो क्वार्टर लेता है वो तो रिटायर होने से पहले छोड़ता नहीं है। इसलिए क्वार्टर की थोड़ा सा स्कार्सिटी है, और वो मिलेगा भी तो 2 साल के बाद। और पहले क्वार्टर में भी शायद प्रीफ्रेंस होता है पीडब्ल्यूडी के लिए, इसलिए थोड़ा तो मुश्किल है नॉर्मल लोगों को। लेकिन हाँ, जैक लगाओ तो वो भी मिल जाता है। ठीक है, देखो मेडिकल से बार बार मेडिकल के बारे में बोलते हैं। अगर कोई आपको हेवी डिजीज़ है तो ही आपको वो रिजेक्ट करेगा, नहीं तो नॉर्मल आई साइट ये वो है तो वो नहीं करेगा। और हाँ, जो क्योरेबल है, जो ऑपरेटिव है, जिसका ऑपरेशन हो सकता है, उसके लिए भी रिजेक्ट नहीं करेगा। इसलिए मेडिकल से आप आश्वस्त रहो, 99% चांस है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। HIV टेस्ट भी होता है, बहुत लोग पूछ रहे थे क्या भाई HIV टेस्ट भी होता है। हाँ, HIV टेस्ट भी होता है, एक्सरे होता है, ECG होता है। तो ऐसा नहीं कि आपका BP बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि हम लोग सेना की भर्ती में नहीं जा रहे जो कि एकदम हार्ड मेडिकल होगा। तो इसलिए ये सब मेडिकल से, मेरा तो यही कहना है कि मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी बात है तो आप उतना टेंशन मत लो कि मेडिकल में मेरे को छांट देगा। मेडिकल सब नॉर्मल। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको फिर से एफिडेविट करवाने के लिए बोलेगा, या फिर आपको बोलेगा कि जो आपने भर रखा है फॉर्म भरने टाइम वो मेरे सामने दो, ऐसा बोलता है। लेकिन उसमें भी 98% चांस ये है कि आपको बहुत कोऑपरेट किया जाएगा। इतना कोऑपरेट किया जाएगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये मेरे को रिजेक्ट करने के लिए रखा गया है। सब कोऑपरेटिव रहेंगे। मेडिकल में जो डॉक्टर रहेगा वो भी कोऑपरेटिव रहेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रहेगा वो भी कोऑपरेटिव रहेगा। तो आपको रिजेक्ट करने के लिए कोई नहीं बैठा है, इसलिए एकदम नॉर्मल रहो। हाँ, डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए वो सब अपने पास रखो, और इधर उधर की बातों में ज़्यादा मत रहो। क्योंकि मैं 1-2 ग्रुप में ज्वाइन कर रखा हूँ, और उधर बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट्स का ही हल्ला होते रहता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ये इतना आप ध्यान रखना। एक भाई ने प्रोबेशन पीरियड के बारे में पूछा कि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। तो देखो, जब भी आप पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन करते हो तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। प्रोबेशन पीरियड में आपको बिना इंटीमेशन दिए आपको आपकी नौकरी से हटा सकता है अगर आप कुछ गलती करते हो तो, मतलब कुछ ज़्यादा गलती करते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो 2 साल के लिए हम लोग अभी जो हम लोग ज्वाइन करते हैं वो परमानेंट हम लोग नहीं रहते। 2 साल जब 2 साल क्या हो जाएगा, उसके बाद DPC मीटिंग बैठती है। मीटिंग में हम लोगों का सारा सर्विस बुक देखा जाता है, या ऐसा पूछा जाता है जो हमारे हेड रहते हैं, जो सबसे हेड रहते हैं, उनसे वो पूछते हैं हमारे हेड से कि हाँ कोई लड़का ऐसा तो नहीं है जिसपे कि कोई केस चल रहा हो या ऐसा वैसा। तो अगर वैसा कुछ रहता है तो हटाने का चांस है, ऐसे नॉर्मली नहीं रहता। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि जो हम लोग ज्वाइन करते हैं उस टाइम परमानेंट नहीं होते, 2 साल के बाद होते हैं। तो वही वो 2 साल का जो पीरियड रहता है उसी को प्रोबेशन पीरियड रहता है। इस बीच में आपको बिना इंटीमेट किए कभी भी हटा सकता है। अगर आप कुछ बहुत बड़ी गलती किए हो, बड़ी गलती मतलब कुछ फ्रॉड कर दिए, या फिर लड़की को कुछ ज़्यादा छेड़ दिए, या ऐसा कुछ बोल दिए जो कि सहने लायक नहीं है, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ट्रांसफ़र से रिलेटेड फिर से बता रहे कि कौन कौन से स्टेट में जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आप दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, कोलकाता से इस जगह से हो या उत्तराखंड से हो तो आपका 2 से 2.5 साल में एकदम फिक्स से ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन आप बिहार से हो या फिर हरियाणा से हो या फिर बिहार, हरियाणा, यूपी से हो तो आपको 5 से 6 साल, किसी भी हाल में 4-5-6 साल लगेगा आपको ट्रांसफ़र होने के लिए। इसलिए आप ये सब स्टेट से हो, बिहार, यूपी, हरियाणा, तो अपने आप को थोड़ा कूल रखना, और जाते के साथ अपना पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई को स्टार्ट ही रखना, नहीं तो ताकि बाद में आप दूसरा एग्ज़ाम दे के और कहीं लो, या फिर इसी से आपको अगर होम टाउन जाना है तो दूसरे सीजीएल 2023 या सीजीएल 2024 जो भी आएगा उसमें आप एग्ज़ाम दे के पोस्टल असिस्टेंट ही आपको चूज़ करके घर जाना है तो चूज़ कर सकते हो। बहुत लोगों का ये पूछना है कि उनको ऐसे चाहिए नहीं,
पीए ही चाहिए क्या, उनका रैंक पीछे है तो उसको ऐसे मिल जाएगा क्या? क्या ये भाई, यही चांस है। अगर कोई ऐसे चूज़ नहीं करता है और सब लोग पीए चूज़ करेंगे तो रैंक वाइज ही मिलेगा आपको, ऐसे ही मिलेगा किसी भी हाल में। तो मेरा ये कहना है कि आपको अगर ऐसे मिलता है या सीओआरओ मिलता है, जो आपको नहीं चाहिए पोस्टल असिस्टेंट में वो पोस्ट मिल जाता है, तो आप एकदम रिलैक्स रहना, क्योंकि 1 से 1.5 साल में सारा पोस्ट मर्ज होने वाला है और आपको फिर विलिंगनेस मांगा जाएगा कि आप कौन से पोस्ट में जाना चाहते हो। पीओ में जाना चाहते हो क्या, तो वो अगर आप विलिंगनेस दोगे तो आप पीओ में चले जाओगे। इसलिए ये सब रिलैक्स सभी को बोल रहे हैं, ये सब रिलैक्स रहना कि आपको कौन सा पोस्ट मिलने वाला है। 1 साल में हम बता रहे सारा पोस्ट मर्ज होके एक ही बचेगा पीओ, और आपसे विलिंगनेस मांगा जाएगा कि आप पीओ में जाना चाहते हो, तो आप उसमें विलिंगनेस डाल देना, कुछ भी मिले एकदम रिलैक्स रहो। हाँ, बहुत ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जिनका ये पूछना रहता है क्या कि ट्रांसफ़र में एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ायदा मिलता है क्या? तो अभी तक तो कोई उसमें रिलैक्सेशन नहीं है, जो नॉर्मल केस जैसे वैसे ही एक्स सर्विसमैन का भी ट्रांसफ़र होगा। हाँ, ट्रांसफ़र के केस में सबसे पहला कंपनसेट ग्राउंड, जिनके फादर मदर डेथ कर गए हैं उसके जगह पे आप ज्वाइन करोगे तो पहले ट्रांसफ़र आपका होगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, हैंडीकैप कैंडिडेट है। उसके बाद इलनेस कैटेगरी, अगर कोई बीमारी आपके घर में टर्मिनल इलनेस है किसी को, तो आप वो फॉर्म जमा करके ट्रांसफ़र ले सकते हो। और फिर स्पाउस ग्राउंड है, फिर नॉर्मल केस है, तो स्पाउस ग्राउंड पे भी मिलता है। लेकिन सारा केस के लिए 1 साल तक आपको जॉब करना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत लोगों को जीपीओ क्या है वो नहीं पता। देखो, जीपीओ अपने आप में एक ही पोस्ट ऑफिस है, लेकिन वो अपने आप में एक डिवीज़न है, ठीक है। और जैसे बहुत सारे डिवीज़न में, एक डिवीज़न में बहुत सारा पोस्ट ऑफिस रहता है, लेकिन जीपीओ जो रहता है वो एक डिवीज़न ही है, वो अपने आप में एक पोस्ट ऑफिस। उस डिवीज़न में सोचो जीपीओ ही एक पोस्ट ऑफिस है, जो कि डिवीज़न ऑफिस भी है और पोस्ट ऑफिस भी है। 6 डेज वर्क रहता है जीपीओ में। नॉर्मली किसी भी पोस्ट ऑफिस, किसी भी डिवीज़न में 5 डेज वर्क रहता है। अगर आप डिवीज़न ऑफिस ज्वाइन करते हो तो आपको 5 डेज वर्क मिलेगा, लेकिन आप जीपीओ ज्वाइन करते हो तो आपको 6 डेज वर्क करना पड़ेगा, जबकि जीपीओ अपने आप में एक डिवीज़न है। हाँ, जीपीओ में क्या फ़ायदा है आपको, अगर आप जीपीओ लेते हो तो जीपीओ में देखो ट्रांसफ़र नहीं होता है। दूसरे डिवीज़न ऑफिस में क्या होगा कि अगर आप उस डिवीज़न ऑफिस में हो तो उस डिवीज़न ऑफिस के अंदर जितना भी पोस्ट ऑफिस आता है आपको कभी भी किसी भी जगह ऑन डिपुटेशन पे भेज सकता है। लेकिन जीपीओ में क्या है कि नंबर ऑफ स्टाफ बहुत रहता है, इसलिए आपको ट्रांसफ़र नहीं, मतलब ट्रांसफ़र उसके अंदर ही देगा। एक जो ऑफिस है उसी के अंदर ये सेक्शन से वो सेक्शन देगा, और आपको छुट्टी लेने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वर्कलोड उतना भी ज़्यादा नहीं रहता दूसरे पोस्ट ऑफिस के तरह। वर्क कल्चर बहुत अच्छा रहता है, सारा स्टाफ, ज़्यादा स्टाफ रहेगा तो आपको कुछ भी सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, सब लोग कोऑपरेटिव रहेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से सीओआरओ के बाद जीपीओ ही डालना चाहिए किसी को भी, ताकि उनको छुट्टी लेने में या फिर किसी भी वर्क में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट में जाते जाते भाई कि आपको अगर पोस्टल असिस्टेंट मिल रहा है तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी पोस्ट आपको मिल जाएगा, इसमें कोई भी कैडर मिल जाएगा जो आपको नहीं चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखना कि 1 साल में सब मर्ज होकर पीओ बन जाएगा और वो आपसे विलिंगनेस मांगा जाएगा, इसलिए उतना डरना नहीं है। और अगर आपको आउट ऑफ स्टेट मिलता है तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और उतना उधर भी डरना नहीं है, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे लोग हैं CHSL से हैं जो कि ज्वाइन कर रखे हैं। तो आप जहाँ भी जाओगे आपको आपके पहचान के लोग ज़रूर मिलेंगे, इसलिए उतना डरना नहीं है। हाँ, तैयारी करते रहना है, और आगे जो अच्छा पोस्ट मिले तो उसको छोड़ के आगे निकल जाओ। और लास्ट में जो भी नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को आगे बढ़ाओ। और कुछ भी क्यूरी है, कुछ भी लगता है कि आपको ये पूछना चाहिए, और तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो। और बहुत ज़्यादा क्यूरी है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो नंबर दिए हैं, फिर से बोल देते, मेरा नंबर 8210874148। और मज़े से रहो। देखो, अगर बार बार कोसते रहोगे कि अरे यार पोस्टल असिस्टेंट मिल गया या कुछ भी मिल गया, बार बार ये करते रहोगे कि यार वो आउट ऑफ स्टेट मिल गया, होम टाउन मिलना चाहिए, तो आप नौकरी का मज़ा नहीं ले पाओगे। और फिर आप हमेशा डिप्रेस टाइप के रहोगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको आगे पढ़ना भी है, तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए जो मिला है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, और क्योंकि आगे पढ़ना है, मूड हमेशा अच्छा रखना है, और पढ़ने के लिए तो मूड अच्छा होना चाहिए। इसलिए टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है और रिलैक्स रहना है। चलो भाई, थैंक यू और बाय। मेरे को आगे बढ़ाओ।